हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो 7th क्लास की बुक है उसमें 3 चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 12, 13 और 14। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 में अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें अम्ल क्षार और लवण के बारे में जानने से पहले कुछ ऐसे सूचक पत्र जो यहाँ पे तैयार किए गए हैं जो कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो है कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे उड़हुल जो है, ये गुड़हल को ही उड़हुल बोला गया है। इससे या फिर ये कर्मी, अभी आगे और भी कुछ फ्लावर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो इन सब से जो पत्र हैं उनको बनाया जाता है। ठीक है, इनका क्या यूज़ है भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये कर्मी आप देख रहे हैं, तो इनके भी रंग, इनसे भी जो है कुछ पत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये एज अ सूचक की तरह काम करेंगे, जो ये बताएंगे कि कौन सी पदार्थ जो है वो अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे हल्दी पत्र, उड़हल वही जो है गुड़हल। ठीक है, गुड़हल पत्र, कर्मी पत्र पर चूने का पानी डालने पर कुछ में रंग बदलता है। अब ये चूने के पानी बनाने की विधि जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है और कुछ में रंग नहीं बदलता है। कुछ ऐसे यहाँ पे 3 पत्र लिए गए, कुछ में रंग बदल रहा है, कुछ में नहीं बदल रहा है। नींबू का रस और गुड़हल के रंग को गहरा, अब जैसे यहाँ पे नींबू का रस जो है, ये सब पत्र हैं। ठीक है, तो हल्दी पत्र यहाँ पे क्या दिखाया कि इन तीनों पत्रों में कुछ में उसने रंग बदला, कुछ में नहीं बदला। वही अब जब नींबू के रस के साथ इन पत्रों का टेस्टिंग करी गई तो गुड़हल का जो पत्र था, ठीक है, गुड़हल के पत्र में इसकी गुड़हल के रंग को गहरा गुलाबी यानी मेजेंटा जो है कलर कर देता है, परंतु हल्दी पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। हल्दी वाला जो पत्र है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। जबकि यहाँ पे साबुन का जब हम विलयन उसका यूज़ करेंगे तो हल्दी वाला जो पत्र है उसको, हल्दी को एकदम कतई लाल कर देगा और गुड़हल को हरा कर देगा। गुड़हल के जो कलर है लाइट पिंक जो होगा, इसको भी ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब ये जो बदलाव थे ये क्या थे, तो यहाँ पे देखिए, नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाला, कि नींबू के रस का जो परीक्षण जो पत्र दे रहा था, ऐसे पदार्थ को हम अम्लीय कहेंगे। यानी यहाँ पे नींबू के रस से किस पर इफेक्ट पड़ रहा था, गुड़हल के रंग वाला जो पत्र था वो गहरा गुलाबी हो गया, लेकिन हल्दी का जो पेपर था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब कि नींबू का रस क्या था कि अम्लीय था, जिसको प्रेजेंट करने का काम किसने किया, गुड़हल के रंग ने किया। ठीक, दूसरा देखिए, साबुन के विलयन जो है वो जैसा परीक्षण, ये साबुन का विलयन जो है ये परीक्षण कौन बताता है, ये क्षारीय का। ऐसे पदार्थ जो साबुन, जैसे साबुन का जो परीक्षण बता रहे हैं, तो इनको ऐसे पदार्थों को हम क्षारीय बोलते हैं। अब साबुन वाला जो है वो किसने टेस्ट बताया था, हल्दी वाला जो पेपर था उसने बताया था कि साबुन के विलयन जैसे इस पर पड़ा तो उसका कलर जो है वो लाल हो गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सब सूचक थे जो ये बता रहे हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, क्योंकि साबुन का जो घोल होगा वो क्षारीय होता है और नींबू का जो घोल है वो अम्लीय है। अब यहाँ पे देखिए, हल्दी जैसे पदार्थ जिनकी मदद से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की जांच करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी हल्दी पत्र से हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल एवं बेशरम की पंखुड़ियों का रंग भी इसी प्रकार का सूचक का काम करता है। इस प्रकार के और प्राकृतिक सूचक भी हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। अब यहाँ पे कुछ और सूचक जो है जिनको हम, जैसे लिटमस है, वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर किससे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ड है यहाँ पे। लिटमस लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल की कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, लाइकेन जो है मतलब होता है, जो कि फफूंद और शैवाल का मिक्सचर होता है ना, इसी के ही एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है लिटमस पेपर। तो यहाँ पे देखिए, लिटमस पेपर का काम क्या होता है, नींबू का रस जो कि अम्लीय है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, जबकि लाल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, मतलब अम्लीय जो रस है वो नीले जो लिटमस पेपर है उसी पर ही इफेक्ट डालेगा, रेड वाले पे नहीं इफेक्ट डालेगा। वही अगर हम रेड वाले की अगर बात करें तो अब यहाँ पे इसको ही आगे बताया गया, ऐसे विलियन जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें अम्लीय विलियन बोलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे विलियन हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे, तो ऐसे विलियन को हम क्षारीय बोलेंगे। तो ऐसे विलियन जो होते हैं वो लाल को अगर नीला कर दे रहे तो नीले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे विलियन क्या कहलाएंगे, क्षारीय विलियन कहलाएंगे। इसके अलावा वे विलियन जिनका नीले और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम उदासीन विलियन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और है फिनोफ्थलीन, ये भी एक तरीके का सूचक है। फिनोफ्थलीन के रंगहीन और गुलाबी सूचक, मतलब गुलाबी रंग के फॉर्म में इसको लिया जाता है। अब इसका क्या यूज़ है इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है,
फिनोफ्थलीन का रंगहीन सूचक विलयन। फिनोफ्थलीन का कलर भी एक बार बताया गया है, लाइट पिंक कलर का होता है। फिर रंगहीन सूचक विलयन भी है जिसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। फिनोफ्थलीन का गुलाबी, अब जब यहाँ पे रंगहीन सूचक विलयन था जिसमें कोई कलर नहीं था, इसको जब इसमें पूरा बनाया गया प्रयोगशाला में कि कितना मतलब मिलीलीटर लेना है फिनोफ्थलीन पाउडर, उसमें कितना घोला जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से 0.5% जो है वो विलयन पूरा हमारा तैयार हो जाएगा। इस विलयन को छन्ने पत्र से छान लीजिए और आपका फिनोफ्थलीन का रंगहीन सूचक विलयन तैयार हो जाएगा। यानी यहाँ पे फिनोफ्थलीन आपका जो है एक सूचक की तरह काम कर रहा है। अगर उसका हमें रंगहीन सूचक विलयन तैयार करना है तो इस तरीके से इसका जो भी एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में बताया गया, तो इतने लेवल ले करके आप उसका रंगहीन सूचक तैयार कर सकते हैं छान करके। वही अगर फिनोफ्थलीन का गुलाबी सूचक चाहिए तो उसमें और बताया गया है कि 10 मिलीमीटर विलयन फिनोफ्थलीन हो और पानी कितना मिलना चाहिए, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चूने का पानी इसमें मिलाया जाएगा। गुलाबी सूचक विलयन अगर तैयार करना है तो चूने का पानी मिलाना होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि फिनोफ्थलीन के विलयन में पानी डालने से विलयन दूधिया हो जा रहा है तब ही विलयन उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि फिनोफ्थलीन का जो विलयन है अगर इसमें पानी डाल दिया जाए, क्योंकि इसके मिलने में क्या बन रहा था, चूने के पानी को मिलाया जा रहा था ना, तो इसमें अगर पानी डाल दिया जाए तो ये अगर इसका विलयन दूधिया हो जा रहा है तभी ये यूज़ के फॉर्म में है कि अब इसके थ्रू हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं यहाँ पे अम्ल का नाम दिया गया और किस में पाया जाता है वो बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरके में। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के जितने जो सिट्रस फैमिली के जो है फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा है, नींबू है, इन सब में साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, ये आंवला सिट्रस फ्रूट में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली, अंगूर या कच्चे आम में पाया जाता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप क्षार को देख लीजिए, क्षार का नाम है वो किस में पाया जा रहा है, तो पहला क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी जो होता है वो क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने में उपयुक्त मार्जा के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि नमक का ही अम्ल है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक का अम्ल है, ठीक है, और तनु नाइट्रिक, यहाँ पे सब डाइल्यूट दिखाया जा रहा है, तनु नाइट्रिक अम्ल यानी या फिर एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब चूने का पानी। ये यहाँ पे आपको अम्ल भी दिए गए हैं और जो है क्षार भी दिए गए हैं कि यहाँ पे जो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड था, नाइट्रिक एसिड था और एसिटिक एसिड था, ये सब यहाँ पे क्या है, एसिड है। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि चूने का पानी कहलाता है, ये सब यहाँ पे क्या है, क्षार है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो कि त्वचा को जला भी सकते हैं, मतलब जलन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब अम्ल और क्षार के आपसी संबंध यानी उदासीनीकरण की जो कहानी है इस पर हमें फोकस करना है। पहले तो हमें देखना है कि विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद, ओके, ये सब ये भी ठीक है, क्रियाकलाप पे हमें नहीं ध्यान देना। यहाँ पे देखिए, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। फिनोफ्थलीन का आप देखिए यहाँ पे यूज़ दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोफ्थलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। तो वहाँ पे जो है फिनोफ्थलीन के रंगहीन सूचक के फॉर्म में जो तैयार किया जा रहा था या गुलाबी फॉर्म तैयार करी जा रही थी, वो इसी बिहाफ पे था कि गुलाबी रंग तब देता है जब उसमें क्षारीय विलयन को मिलाया जाए, ठीक है, तो तभी चूने का पानी मिलाया जा रहा था। और इसके विपरीत जो अम्लीय होता है तो ये रंगहीन होता है, ठीक है। अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। जब बराबर के लेवल पर अम्ल और क्षार दोनों को ही मिलाया जाएगा तो दोनों की जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे को बाउंड कर देती है। तो इसमें किसी का भी हमें जो है मेनली किसी की भी प्रबलता नहीं देखने को मिलती है।
तो ऐसे जो विलयन होते हैं, इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अब उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया है इसमें सदैव ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होगी इसमें एनर्जी रिलीज होगी। विमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, इसी वजह से जिसमें ये अभिक्रिया हो रही होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है जो कि क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। इसी वजह से इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। या तो उदासीन प्रकृति बोली या फिर अम्लीय क्षारीय, दोनों बोल दीजिए। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, यानी एक जो लवण होता है वो अम्ल और क्षार दोनों का मिक्सचर होगा, कि जो अम्ल या फिर क्षार इन दोनों के मिलने पर लवण बनता है, जल रिलीज होता है और उसमें मतलब जल दूसरा प्रोडक्ट होता है और ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक, एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि नमक का अम्ल जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, या फिर कास्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं। इनके विलयन से उदासीनीकरण पर नमक यानी सोडियम क्लोराइड बनता है। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने पर जो लवण बन रहा है, ठीक है, तो इस लवण को हम लोग क्या बोलते हैं? जो सोडियम क्लोराइड है ये भी प्रबल लवण कहलाएगा। जल और ऊष्मा इसमें रिलीज होगी। ठीक, सभी उदासीन विलयन लवण के विलयन नहीं होते हैं, जैसे शक्कर का। अब जैसे यहाँ बोला गया है कि लवण के विलयन, लवण ज़रूरी नहीं है कि जो है अम्ल और क्षार के मिलने पर ही बने, या जितने उदासीन विलयन होते हैं उन्हीं के ही वही लवण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे शक्कर का विलयन या स्टार्च का जो विलयन होता है वो उदासीन तो होता है, पर शक्कर और स्टार्च लवण नहीं होते हैं। लवण बनने के लिए यहाँ पे एसिड और बेस का होना ज़रूरी है। ठीक है, ओके। अब आगे देखें, ये उदासीनीकरण की जो प्रोसेस है उसका दैनिक जीवन में क्या काम है? अपचन जिसे कहते हैं, इंडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब इसकी जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो अपचन की स्थिति मतलब उत्पन्न होती है। तो आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर अपचन होता है। अपचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशिया जैसा कुछ प्रति अम्ल का यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे मेनली एज अ प्रति अम्ल के फॉर्म में यूज़ होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसके अलावा चींटी या मधुमक्खी के डंक से हमें मतलब इनके काटने पर क्या निकलता है? फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, जो कि त्वचा में क्या जलन पैदा करता है। डंक के अम्लीय प्रभाव को नमी युक्त खाने का जो सोडा होता है, नमी युक्त खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, अथवा या फिर कैलामाइन लोशन जो फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं उसमें, क्योंकि कैलामाइन में जिंक कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस विलयन को मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, जिसके उपरांत त्वचा की जलन समाप्त हो जाती है। अच्छा, मृदा उपचार। मृदा में जो है अम्लीय या क्षारीय मात्रा कैसे हो जाती है? रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो अत्यधिक अगर उनका यूज़ किया जाता है तो मिट्टी जो है वो अम्लीय या फिर क्षारीय हो जाती है। अब यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गई, एसिडिक हो गई है, तो उसमें हमें कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा या बुझा हुआ कली चूना या बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इस तरीके के क्षारों की अगर उचित मात्रा में डालें तो अम्लों की उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। ये तब होगा जब मिट्टी क्या होगी? एसिडिक होगी। इसके अलावा यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें हमें जैव पदार्थ मिलाने होंगे। अगर मिट्टी क्षारीय है तो हमें जैव पदार्थ मिलाने होंगे। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों का अपशिष्ट की बात करी जाएगी। कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। पानी में बहने वाले जो विसर्जित मतलब बहने वाले जो पदार्थ हैं वो जलीय जीव, मतलब जो पानी में जो कारखानी जो पदार्थ बह रहे हैं वो क्या करेंगे? जल के जो जीव उनको नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में विसर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ में मिलाकर उनको उदासीन कर लेना चाहिए, ताकि जो नदी में जो बहाया जा रहा है तो वहाँ के जो जीव हैं वो इसके इफेक्ट से मरे ना। दांतों का क्षय क्या है? दांतों का क्षय अम्ल के कारण होता है। ठीक है, ये अम्ल हमारे मुंह में पाए जाने वाले जो कीटाणु हैं उनके वो उत्पन्न करते हैं। इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्षार होता है, तो ये जो इससे दांतों के अम्ल उदासीन हो जाते हैं और दांतों का क्षय भी रुक जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और बताई गई है, जैसे हम लोग ने अक्सर सुना होगा, मतलब ये बहुत ही मतलब काफ़ी फेम में भी है कि ताजमहल की जो है सुंदरता है, एक तरीके से ताजमहल अपनी सुंदरता क्यों खो रहा है? क्योंकि अम्लीय वर्षा के कारण। अब अम्लीय वर्षा का क्या रीज़न है? जब वर्षा जल में अल्प मात्रा में मतलब जब वर्षा जल में
अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो ऐसी वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अब जैसे कारखानों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारी जो गैसें होती हैं ये वर्षा में घुलकर वर्षा में या जो है ऊंचाई तक जाती हैं और वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है उसके साथ मिल करके घुल करके क्या क्या बना लेती हैं, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्लीय वर्षा जो होती है वो भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। ये है अगला अध्याय, अध्याय 13। ठीक है, मिट्टी। तो यहाँ पे हम मिट्टियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लिए कि मिट्टी क्या है। पहली बात तो मिट्टी हमारी पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण अंग है और दूसरा कृषि के लिए मिट्टी अनिवार्य होती है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा, आश्रय प्रदान करती है। यानी मिट्टी में अनेक जीव ऐसे हैं या सूक्ष्म जीव हैं जिनके लिए मिट्टी क्या है, एक आवास की तरह होती है। ठीक है, अब पहले तो मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो यहाँ देखिए, पवन, जल और जलवायु की जो क्रिया है इससे चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण हुआ। यानी पहले चट्टानें गर्म होकर के टूटी और नहीं, पहले उसमें दरारें पड़ी, फिर ठंडी या वर्षा होने पर चट्टानें टूटने की प्रक्रिया हुई। इसके बाद अंदर पेड़ पौधे जब उगने लग गए तो ये जो है या फिर मृत जो सजीव थे इनके मिलने पर ये मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वही है कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। तो मिट्टी में ये सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस। ठीक है, अब मिट्टी की परतों की हम बात कर लें तो मिट्टी में भी अनेक परतें जो है बनी रहती हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। पहली लेयर जो होती है वो ह्यूमस है, फिर जल है, फिर मिट्टी है, फिर बालू है, बजरी है। ये ऐसे ही मतलब नॉर्मली एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा दिया गया। अब मेनली हम आगे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपरी जो परत होती है वो गहरे रंग की होती है क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है, ये ऊपर वाली लेयर। ठीक है, और ह्यूमस मिट्टी को उर्वरक बनाता है, मतलब ठीक है, और पादपों को पोषण प्रदान करता है। ये परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। ये जो लेयर होती है ये मृदु होती है। दूसरी, इसमें पोरस होते हैं, छोटे छेद बहुत ज़्यादा होते हैं और जल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये धारण करती हैं। छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं पूरी तरीके से शीर्ष मिट्टी जो होती है यानी ह्यूमस वाली इसी में ही रहती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरी शीर्ष मृदा के नीचे की जो परत होती है इसमें ह्यूमस कम होती है, सेकेंड नंबर वाली, लेकिन खनिज इसमें अधिक होते हैं। ये परत जो है वो सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है, इसे मध्य परत बोलते हैं। इसके बाद आती है तीसरी परत जो दरारों और विद्रोह मुक्त चट्टानों के छोटे ढेलों से बनी होती है। तीसरी वाली छोटे ढेले जो होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं इनसे बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होती है। ये चौथा वाला पोर्शन जो है ये आधार शैल है जो कठोर होता है और इसे कुदाल वगैरह से मतलब नहीं इसको जो है तोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मिट्टी के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। मिट्टी में पाए जाने वाली जो चट्टान के जो कण होते हैं उनके आकार के आधार पर ही मिट्टी को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यदि मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अगर अधिक है तो ऐसी मिट्टी को हम बलुई मिट्टी कहते हैं। यदि सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है तो ऐसी मिट्टी को हम चिकनी मिट्टी बोलेंगे। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान है तो ऐसी मिट्टी हमारी दोमट मिट्टी कहलाती है। अब मिट्टी के कणों के आकार का उसके गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे बालू के कण अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो इससे क्या होगा, आसानी से दूसरे मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, बड़े होने की वजह से एक दूसरे से आसानी से जुड़ नहीं पाते। तो इसके बीच काफ़ी रिक्त स्थान इसलिए होता है। तो इसमें खाली क्या है ये जो रिक्त स्थान है वो वायु से भरे होते हैं और इसमें पानी जो है वो स्थिर नहीं हो सकता। ठीक, तो इस वजह से जो बलुई हुई मिट्टी होती है वो हल्की होती है, वातित होती है, मतलब कि इसमें जो है वायु का ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है और शुष्क होती है क्योंकि पानी स्टोर नहीं हो सकता ना। इसके बाद आती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं और इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मिट्टी के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थान में जल रुक जाता है। चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें जल रुक जाता है, लेकिन वायु की मात्रा जो है वो चिकनी मिट्टी में कम होती है, लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, बलुई मिट्टी की अपेक्षा जल अधिक होता है। ठीक, इसके अलावा है पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी में ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मिट्टी में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता भी होती है। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखिए मिट्टी के गुण यानी मिट्टी में जो पानी की जो लेवल है उसमें क्या बताया गया है,
गर्म दिनों में मिट्टी से जल के वाष्पन के कारण ऊपर उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है। होता क्या है कि मिट्टी में तो हम लोग ये जान ही रहे हैं कि इसमें क्या है, जल उपस्थित होता है। जब गर्म दिन होते हैं तो ये जल क्या होता है, वाष्पन के द्वारा ऊपर उठती हुई, अब ये जल वाष्प के फॉर्म में, जलवाष्प के फॉर्म में ऊपर उठती हुई वायु में जाकर के ये अपेक्षाकृत जब ये वायु से मिलता है तो उसको सघन बना देता है। इससे सूर्य के प्रकाश के आवर्तन के कारण मिट्टी के ऊपर की वायु, जब सूर्य की प्रकाश का आवर्तन होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी के ऊपर की जो वायु है वो हमें कंपन करते हुए चमकीला दिखाई देती है। जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर की वायु थोड़ी कुछ ऊपर तक के वाष्प के फॉर्म में ऊपर उठ जाएगी सतह से ऊपर की तरफ। तो जब सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन होगा तो जब इसमें से होकर के जाएगा तो हमें ये जो कण हैं वो कैसे दिखाई देंगे, चमकीले दिखाई पड़ते हैं। मिट्टी के गुण, पानी का अवशोषण यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसमें जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी दिखाया गया है कि जल का अवशोषण हम लोग ने मिट्टी की जो वैरायटी थी इसी के आधार पर ही कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला दिखाया गया है कि जल की मिट्टी में अंतःस्रावित होने में लगने वाला जो समय है उसके आधार पर अंतःस्रवण दर को यहाँ पे गणना की जाती है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, अगर आप अंतःस्रवण दर को निकालना चाह रहे हैं मिलीमीटर पर मिनट में, ठीक है, मिलीलीटर पर मिनट में, तो आपको पहले तो बताना होगा कि जल की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, दूसरा अंतःस्रवण अवधि कितना मिनट लगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण, कौन सी मिट्टी किस तरीके से जल का अवशोषण कर रही है, तो इसमें हम लोग ने वैसे भी पहले ही डिस्कशन कर लिया था। बलुई हुई मिट्टी जो होती है इसमें स्पेस ज़्यादा होता है तो इसमें जो है पानी रुक नहीं पाता, ठीक। और जो दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें स्पेस बहुत कम होता है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है इसमें दोनों तरीके के जो है कंकड़ होते हैं, मतलब बहुत ना बहुत महीन होते हैं ना बहुत जो है मोटे होते हैं। तो इस तरीके में इसमें जो है पानी भी पर्याप्त मात्रा में होता है, वायु भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मिट्टी और फसलें की, कौन कौन सी मिट्टी में किस तरीके की फसलें उगती हैं। सबसे पहले बिहार राज्य के विभिन्न हिस्से में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक। अब जैसे चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी की बात करें, चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों में गेहूँ, मक्का, चना, धान की खेती की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि किस मिट्टी में कौन सी फसलें उगती हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों में गेहूँ, मक्का, चना, धान की खेती होती है। ऐसी मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मिट्टी आदर्श मिट्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मसूर, अरहर और अन्य दालें तथा आलू की खेती दोमट एवं बलुई मिट्टी में, तो यहाँ पे देखिएगा चिकनी और दोमट मिट्टी में कौन सी हो रही है, गेहूँ, चना, मक्का ये सब हो रहा है। लेकिन मसूर, अरहर और अन्य दालें या फिर आलू की खेती दोमट और बलुई मिट्टी में की जाती है। मसूर एवं अन्य दालों के लिए ऐसी जो मिट्टियाँ होती हैं उनकी आवश्यकता होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो सके, ठीक है, ओके। अब मृदा अपरदन जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पवन, पानी अथवा बर्फ़ के द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है इसका हटना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अब जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, जड़ें, पादपों की जो जड़ें होती हैं वो मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। अगर पादप उपस्थित ना हो यानी इनकी उपस्थिति में क्या होगा, मिट्टी फिर ढीली हो जाएगी और पवन या फिर प्रवाही जो जल, बहता हुआ जो जल है या बाढ़ वगैरह जो की स्थिति जब आ जाती है तो ये इसी के साथ साथ ये जो लेयर्स होती हैं वो बह जाती हैं। तो मिट्टी का अपरदन मरुस्थल या बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है तो उस जगह ये मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा होगा। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये आपका लास्ट चैप्टर है, अध्याय 14, पौधों में संवहन, ठीक। पौधों में संवहन के बारे में हम लोग ने कुछ चीज़ें पहले भी 6th क्लास में हल्की फुल्की डिस्कस करी थी, तो यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए पौधों की जड़ों में धागे जैसी संरचना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं, इसमें इस तरीके की जो संरचनाएं निकली रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। यही मूल रोम मृदा में उपस्थित जो जल है इसका अवशोषण करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मूल रोम की अगर बात करें तो मूल रोम जल और जल में घुले जो खनिज लवण हैं इनका अवशोषण करते हैं। जैसे ये अवशोषण करने के बाद ये पदार्थ पहुँचेंगे कैसे पूरे प्लांट में, तो यहाँ पे देखिए जल एवं जल में घुलनशील पोषक तत्वों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों में पाइप जैसी वाहिकाएं प्रेजेंट होती हैं। मिट्टी से जल और खनिज लवण को एब्जॉर्प्शन करने का काम तो मूल रोम का हो गया, लेकिन अब पौधों के हर एक भाग तक इन पानी, जल और खनिज लवण को पहुँचाने का काम कौन करेगा, तो ये जो वाहिकाएँ होती हैं, पाइप लाइक वाहिकाएँ, इन्हीं वाहिकाओं द्वारा संवहन की प्रक्रिया जो होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली, तो उसको पूरा किया जाता है। अब ये वाहिकाएं जो होती हैं वे विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर संवहन ऊतक, कंडक्टिव टिश्यू का निर्माण करती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों तक ले जाने के लिए पौधों के अंगों में जो जाइलम नामक ऊतक जो होता है इसका यूज़ होता है। जाइलम नलियों का लगातार पतला स्तंभ बनता है जो जड़ों, तनों और पत्तियों तक फैला रहता है। ठीक, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत कन्फ्यूजन होती है तो इसको देख लेना है कि पौधों में संवहन ऊतक में दो तरीके के संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, जड़ और खनिज लवणों का संवहन करता है जो कि ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। वही फ्लोएम जो होता है पत्तियों या जितने भी हरे भाग में अगर फूड प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ से पूरे भाग या जड़ तक ले जाने का काम क्या करते हैं, फ्लोएम करते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम का जो कि भोजन का संवहन करता है इसलिए इसकी जो है लोअर डायरेक्शन होती है, और जाइलम जो है वो खनिज लवण जल का संवहन करता है तो इसकी अपर डायरेक्शन होती है। ठीक, डायरेक्शन में कभी कभी पूछ ली जाती है। जहाँ जल एवं खनिज लवण, खनिज पदार्थ तथा भोजन की आवश्यकता होती है, जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। उसी प्रकार पत्तियों में जो भोजन तैयार हो रहा है उनके संवहन के लिए दूसरी तरीके की वाहिकाएं जिन्हें फ्लोएम कहते हैं, जो संवहन ऊतक भी हैं और पत्तियों से भोजन को बाकी जितने भी अंग हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके बाद देखिए, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है ये वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग, अब जितना भी अवशोषित जल किया गया है इसका कुछ भाग जो है वो जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है उसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो ये अतिरिक्त जल, ये जो एक्स्ट्रा जो वाटर है, ये जल पत्तियों में पाए जाने वाले जो छिद्र हैं या रंध्र हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, इनके द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, यानी पेड़ से बाहर निकल जाता है। तो वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन या फिर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो भी तेज़ हो जाती है। ये जो एक्सपेरिमेंट था वो यही दिखाया गया था कि पत्तियों को एक बार जो है जो दोपहर का वक्त जो होता है उसमें पत्तियों को पॉलीथीन से बांध दिया गया। तो जब बांध दिया गया तो उसमें पानी भी पड़ा हुआ है, मतलब उसमें पौधे में, तो हम कुछ समय बाद देखेंगे कि उस जो पन्नी है उसमें वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, वाटर वेपर है। ठीक है, जो संघनित होकर के देखने को मिल रही है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है सूर्य। ये क्या करता है, दिन में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसकी दर को बढ़ा देता है, क्योंकि रंध्र खुले रहते हैं दिन के समय में, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए रात में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। अब दूसरा जो है कारक है वो है तापमान। गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम हो जाती है। सूर्य में ये बताया कि रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रोसेस को बताया है। ठीक है, रीज़न। हवा की अगर बात करें तो हवा के बहने की दर बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर यहाँ पे क्या बोला है, अगर हवा के बहाव की दर अगर बढ़ जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक छत पर जो है पानी जो है एक मग पानी मतलब ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, और सनलाइट तो नहीं है, लेकिन क्या है, हवा जो है वो बहुत तेज़ चल रही है, तो कुछ समय बाद देखेंगे वो सूख जाएगा। तभी हम लोग गीले कपड़े जो है छत पे ले जाके फैलाते हैं और धूप भी नहीं निकली होती, लेकिन हवा के चलने की वजह से वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाती है। आर्द्रता की बात करें, हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है। यही निगेटिव है, सिर्फ आर्द्रता। जैसे ही नमी की प्रोसेस बढ़ेगी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये भी चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ही चैप्टर आपके बचे हैं जो कि 7th क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।